वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रिपरेशन में हम लोग जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, उसी में से आज हम लोग 19 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया है और इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहले सामान्य हिंदी स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों, सामान्य हिंदी का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है हमको, मृग डांट डांट घास खा रहा है। अब दोस्तों इस डांट डांट की जगह पे हमको क्या भरना है? मृग बछड़ा घास खा रहा है कि मृग शिशु घास खा रहा है कि मृग बच्चा घास खा रहा, मृग सावक घास खा रहा है। दोस्तों, ना तो बछड़ा हो पाएगा, ना तो यहाँ पे शिशु होगा, ना ही बच्चा होगा। सावक जो हो जाएगा ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा कि मृग सावक घास खा रहा है। यानी कि एक का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास या फिर दोस्तों कर्मधारय समास। तो कनफटा यानी कि कान का फटा हुआ व्यक्ति, यानी कि कान का फटा हुआ होना, तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, यानी कि दो का एक के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण और रणशूर। कह कौन सा समास विग्रह वाला पद है? दोस्तों तीसरे का हो जाएगा हमारा कार्य में दक्ष, जो है ये समास विग्रह वाला पद है। कार्य में दक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रमेश चंद्र शाह विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है दोस्तों कविता है, उपन्यास है, कहानी है या फिर दोस्तों जीवनी है। रमेश चंद्र शाह विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा दोस्तों हमारी उपन्यास है, यानी कि 4 का अगर देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हाथ कंगन को आरसी क्या? होनहार बिरवन के होठ चीकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे न भादो सूखे। हमेशा एक जैसा रहना यानी कि इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो होगा हमारा वो हो जाएगा सावन हरे न भादो सूखे। यानी कि चाहे सावन हो चाहे भादो हो, सब एक जैसे रहता है, कहने का मतलब ये है। तो वैसे ही हमेशा एक जैसे रहना का बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सही अर्थ होगा दोस्तों सावन हरे न भादो सूखे, यानी 5 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा कि दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि है। मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, हरिवंश राय बच्चन है या फिर दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल है। तो वो हो जाएंगे दोस्तों हमारे दो चट्टान, हमारे हरिवंश राय बच्चन है जो दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि थे। कौन दोस्तों थे? हरिवंश राय बच्चन जी थे। 6 के बाद दोस्तों हम लोग 7वां नंबर देखेंगे। और 7वां नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से रिलेटेड हमारा 7 नंबर से पढ़ना है और 11 नंबर तक इसी पैसेज से हमको आंसर देने हैं। तो हमने बताया है दोस्तों पैसेज पढ़ने से पहले आपको सारे क्वेश्चन को रीड कर लेना होगा और सारे क्वेश्चन रीड करने के बाद आप फिर बाद में पैसेज पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो 7वां क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या है दोस्तों? असत्य कथन पूछा है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। ये तो था हमारा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। और देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन।
8वां क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। दोस्तों दर्शन का, विज्ञान का, साहित्य का या फिर दोस्तों इतिहास का। तो आगे देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। क्वांटम फिजिक्स का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, गति का नियम का या भारतीय दर्शन का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहा आज भी उपग्रहों के प्रेक्षणों में किसका प्रयोग होता है। क्वांटम फिजिक्स का, डॉपलर प्रभाव का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का। और फिर अगला फिर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहा है किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने या क्वांटम फिजिक्स ने या गति का नियम ने या फिर दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे देखेंगे फिर यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब हम यहाँ से वापस अपने पैसेज पे आ जाते हैं और 7वां क्वेश्चन खोलते हैं, और 7वां क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पूरा पैसेज रीड करते हैं, फिर सारे क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। कहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हम ये पैसेज पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको मिल चुका है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। ये विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूरी है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। यानी कि ये कहा गया है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी भी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं करता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय या चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता है। यहाँ पे मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रेक्षण हो, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत की ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स, यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, तो इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा, न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो कहा है विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों 7वें का हमारा यहाँ पे असत्य पूछा है, तो विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। सी जो हमारा है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। और बाकी जो दिए गए हैं वो सारे वाक्य में मौजूद हैं और सही भी है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 7 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी हमने इस शब्द को पढ़ा है। यहाँ पे जहां पे इसमें दे रखा है निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दर्शन हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा या इतिहास हो जाएगा। यानी कि निरपेक्ष, अकाट्य का परम सत्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वो है दोस्तों विज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों, विज्ञान जो है वो ऐसा नहीं होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि 8 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है। क्वांटम फिजिक्स के, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, गति का नियम का या फिर भारतीय दर्शन का। तो इस जिस क्वेश्चन का हो जाएगा न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा
ये लिखा है कि इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। अब दोस्तों किस पे और आगे पीछे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स के आगमन, यहाँ पे देख लीजिए, क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो क्वांटम फिजिक्स इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वें नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा है कि आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में किसका प्रयोग होता है, क्वांटम फिजिक्स का, या फिर डॉपलर प्रभाव का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का। तो दोस्तों यहाँ पे आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसको ही पढ़ा है कि ये जो दिया गया है, आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में, तो दोस्तों यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स का ये गलत है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव गलत है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में किया जाता है। किसका दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये लिखा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता है। बस इन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को किला अभेद्य ही माना जाता रहा। तो यहाँ पे उपग्रहों के प्रेक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। यानी कि 10 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 का हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने, क्वांटम फिजिक्स ने, गति का नियम ने, या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम ने। तो यहाँ पे किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। यहां पे देख लीजिएगा, ये लिखा है क्वांटम फिजिक्स के आगमन। क्वांटम फिजिक्स के आगमन दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था, क्वांटम फिजिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 11 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 11 के बाद दोस्तों हम लोग 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि परिवर्तन, फिर आगे परिवार में उपसर्ग है, परिवार में उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग दोस्तों जो पहले लगता है, तो यहाँ पे परिवार में उपसर्ग जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे परिवार, तो परि शब्द हमारा क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ए पे। तो 12 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 12 के बाद दोस्तों लोग 13 पे आ जाएंगे, और 13 में दिया गया है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता डाट डाट लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता उस लिखी है, उस तो बिल्कुल इनकरेक्ट वाक्य है। यह कविता तुम लिखी है, तुम लिखी है, ये भी गलत है। यह कविता किसने लिखी है। अब दोस्तों किसने लिखी है, क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य हो गया, तो यहाँ पे जो पूर्ण विराम लगाया उस जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यह कविता मैंने लिखी है, तो मैंने शब्द हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 13 का यहाँ पे हमारा ए के साथ इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। और अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा है कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। कुतुबन को माना है, असाइद को माना है, मुल्ला दाऊद को माना है, या मलिक मोहम्मद जायसी को माना है। तो 14 का हो जाएगा दोस्तों हमारा, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, वो मुल्ला दाऊद को माना है। किसको माना था दोस्तों, मुल्ला दाऊद को। यानी 14 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 के बाद दोस्तों लोग 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घन घाटन, उत्धन घाटन, या उधन घाटन, उत्धन घाटन। दोस्तों इसका 15 का हमारा जो राइट बनेगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा उत्धन, यहाँ पे घाटन। ये हो जाएगा हमारा कौन से ऑप्शन पे दिया गया है, ये बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 15 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, और पथ से भ्रष्ट। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। अब दोस्तों सामासिक पद हमको चुनना है, तो सामासिक पद जो हो जाएगा हमारा,
वायु वेग जो हो जाएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का सामासिक पद हो जाएगा। यानी कि 16 का अगर हम देखेंगे तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामासिक पद हमारा क्या हो जाएगा, वायु वेग हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर, और 17 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे मुझे बहुत आनंद आता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आती है ये तो गलत है, मुझे बहुत आनंद आते हैं ये भी गलत हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, यहाँ पे दोस्तों देखिए हमें बिंदी लगी हुई है तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत आनंद आता है, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17 का हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दोस्तों वेद में गूंजे धरा पर, हिम किरीटनी पर, या हिम तरंगणी पर, या युग चरण पर। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगणी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 18 का हमारा यहाँ पे दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया तूफान, त्रिलिंग, मालिश या मधुर। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति दोस्तों त्रिलिंग से हुई है, यानी कि ऑप्शन हमारा 19 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 20वां नंबर देखेंगे, यहाँ पे कहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348 या फिर अनुच्छेद 120। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, अनुच्छेद 348 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, अनुच्छेद 348। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से हमारा जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्रिका, यानी कि ऑप्शन हमारा 21 का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 के बाद हम लोग दोस्तों 22 नंबर, और 22 नंबर में कहा है कि जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी, या फिर दोस्तों संयुक्त क्रिया कहलाएगी, या फिर दोस्तों ये नामधातु क्रिया कहलाएगी। तो दोस्तों बता दूं आपको, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया। तो 22 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 का बाद हम लोग दोस्तों 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला होना, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसने कहा कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बूढ़ी औरत ने जब कपड़े मांगे तो व्यक्ति जो मालिक था वो मना कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इन कंजूस व्यक्तियों में इनमें कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि ये कंजूस व्यक्तियों से कुछ भी फूटी कौड़ी भी नहीं निकलने वाली है। तो यानी कि हमारा 23 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 23 के बाद दोस्तों हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गंवोरा व्यक्ति, देहाती व्यक्ति। तो गांव के लोगों को हम लोग ग्रामीण व्यक्ति कहेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता है। यानी 24 का हमारा बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 देखेंगे, यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। बेटा, काका, चाचा, फूफा। अगर काका को हम देखेंगे तो काका का इसके सारे वचन जो होंगे
यानी कि एक वचन, दो वचन, बहुवचन काका ही बोला जाएगा, काके या काको नहीं कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे दोस्तों चाचा का चाचू या चाचे या चाचाओ ऐसे नहीं कहा जाएगा, चाचा को भी एक वचन, दो वचन, बहुवचन में चाचा ही बोला जाएगा। ऐसे ही दोस्तों फूफा शब्द जो हमारा दिया गया है, ये फूफा जो है दोस्तों हमारा जो दिया गया, फूफा को भी हम फूफे या फूफाओ या ऐसा नहीं बोल पाएंगे, यानी ये गलत वाक्य हो जाएंगे। फूफा को भी फर्स्ट एक वचन, दो वचन और बहुवचन में फूफा ही बोला जाएगा। लेकिन बेटा जो हमारा शब्द है, ये क्या पूछा, वचन का एक सा नहीं है, तो यही बेटा हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बेटा, बेटे या बेटो ऐसा कह सकते हैं तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 का हमारा ये ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। किसको दोस्तों, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। चार ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में दोस्तों पहला दिया गया 1970 में, 1975 में, 1998, 1973। तो 1970 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1970 में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची। पार्वती का शिवा तो ये गलत है, पुत्र का अवनी ये भी गलत है, पृथ्वी का ये भी गलत है। दूसरा जाएंगे पार्वती का रुद्राणी, हाँ ठीक है, पुत्र का नंदन कहा जा सकता है, पृथ्वी का अवनी कहा जा सकता है। तो यानी कि देखा जाएगा तो 27 का यहाँ पे हमारा बी इज ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो गया। और अगला देखेंगे हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो विज्ञान में वी शब्द हमारा क्या है, उपसर्ग है। आगे अगर हम विज्ञान में वी शब्द जोड़ देंगे तो विज्ञान बन जाएगा, तो यानी कि वी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो 28 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है, ये उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 29 नंबर, और 29 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। पुणे को माना है, सरहपाद को माना है, शालिभद्र सूरि को माना है, या स्वयंभू को माना है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना था। यानी कि 29 का हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 के बाद हम 30 नंबर पे आ जाएंगे, और 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय दोस्तों लास्ट में लगता है। महाजनी दोस्तों यहाँ पे महाजन, महाजन में अगर बड़ी की मात्रा हम यहाँ पे जोड़ गए तो ये महाजनी बन जाएगा। तो यानी कि प्रत्यय हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, प्रत्यय ये बड़ी ई हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 30 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। 31 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक शब्द हमारा वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, या फिर दोस्तों दीर्घ संधि है। तो प्रत्येक में जिसमें ये होता है दोस्तों हमारा यण संधि, यानी कि 31 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर। और 32 नंबर में दिया गया है कि मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। जाता हूं, यहाँ पे हूं शब्द जो हमारा यही क्रिया हो जाएगा। मैं घर जाता हूं, तो हूं शब्द हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 32 का हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे देखेंगे 33 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। ये ई शब्द जोड़ने से कौन सा राष्ट्र में ई, बड़ी ई और या जोड़ने से कौन सा नया शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये राष्ट्र में जब हम ई शब्द जोड़ देंगे, ये ई शब्द, तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्रीय बड़ी की मात्रा और या जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय हमारा दिया गया सी पे, तो सी इज द इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर, और 34 नंबर पे दिया गया है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच।
दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, यहाँ पे कार्यालयिक पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है, तो शासकीय अधिकारियों के बीच किया जा सकता है, यानी कि 34 का हमारा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी सीरीजें और ये क्वेश्चन हमारे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और चीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 34 के बाद दोस्तों हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है, तो वो है दोस्तों कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी या दादू दयाल। तो ये हो जाएगा रैदास की हमारी है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। 35 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 के बाद दोस्तों 36 पे देखेंगे, और 36 हमारा दिया गया निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य हमको बताना है। कहा है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, ये तो गलत हो गया। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है, सर्वहारा भी कोई सही वाक्य नहीं बन रहा ये, और सर्वविदित ये भी नहीं है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, दोस्तों ये भी गलत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, यानी कि ऑप्शन हमारा 36 का बी क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 37 नंबर, और 37 नंबर पे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परमौषधि। तो निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान जो हमारी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 37 का डी, यानी कि परमौषधि, यानी कि 37 का हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 37 के बाद दोस्तों हम 38 नंबर पे जो पहुंचते हैं, तो 38 नंबर पे यहाँ पे दोस्तों हमारा सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोग दोस्तों जो पढ़ रहे थे वो सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे। दोस्तों ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैंने बता रखा है कि किस डेट का है। ये हमारा 19 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग अब सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, और सामान्य ज्ञान देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है 38 नंबर क्वेश्चन पे, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो था हमारा दोस्तों गुलाब वंश का हमारा शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो हो जाएगा हमारा, दोस्तों क्या हो जाएगा इस सामान्य ज्ञान हमारा 38 का हमारा सी, यानी कि ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन हमारा गुलाम वंश का शासक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पे 38 के बाद 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्य है। अब दोस्तों कौन से स्थायी सदस्य हो जाएंगे, यहाँ पे देखा जाएगा तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन, ये गलत है दोस्तों। यहां पे जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा संयुक्त राज्य हो जाएगा, रूस हो जाएगा, और यूके हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, यानी कि हमारा 39 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र की अगर स्थापना की बात की जाए, इसके स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना जब हुई थी दोस्तों, तो वो आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों, यानी कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में जानी जाती है। कपास की, गेहूं की, तरबूज की, सोयाबीन की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जायद की जो फसल होती है वो जो होती है दोस्तों, वो गर्मियों के मौसम में होती है, यानी कि तरबूज हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। दोस्तों जो जायद की फसल होती है वो सामान्यतः गर्मी में होती है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, भिंडी,
और ये सब हमारी क्या है दोस्तों, जायद की फसल है। मूंग, उड़द, ये सब क्या है दोस्तों, हमारी जायद की फसल है। यानी कि जो गर्मियों में फसलें होती हैं वो हमारी जायद की फसलें होती हैं। और अपने भारत देश में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और दोस्तों जायद की फसल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 के बाद दोस्तों हम लोग 41 नंबर और 41 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट मोल पर हस्ताक्षर किया। इंटरेस्ट मेमोरेंडर मोल मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया। ये जो MOL लिखा है इसी का हिंदी रूप है, इसी को विस्तारित रूप है मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि कहा गया है कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा श्रीलंका। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन और 42 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहां पे कहा है कि भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों त्योहारों का नाम सुन लीजिएगा, लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? दोस्तों हरियाणा का, सिक्किम का, केरल का या फिर दोस्तों पंजाब का? तो 42 का हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दो कि सिक्किम का हो जाएगा। लोसूंग या लोसांग जो त्योहार है वो सिक्किम का प्रमुख त्योहार है। अगर दोस्तों यहाँ पे हरियाणा के त्योहार की बात की जाए तो यहाँ पे हरियाणा का त्योहार जो होता है मुख्य त्योहार लोहड़ी होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, लोहड़ी, यहाँ पे लोहड़ी त्योहार लोहड़ी हो जाएगा। और केरल की अगर बात की जाए दोस्तों तो केरल में ओणम का त्योहार होता है। किसका होता है दोस्तों, ओणम का त्योहार। और पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बैसाखी का होता है दोस्तों त्योहार। क्या होता है दोस्तों, बैसाखी। तो ये सारी चीजें हो गई। और सिक्किम में हमारा लोसूंग या लोसांग त्योहार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन। और 43 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम, ध्यान रखिए निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। ये पुलिस के अधिकारियों की सूची दी गई है कि सबसे पहले हेड कांस्टेबल होता है, इंस्पेक्टर होता है, कि पुलिस उप महानिदेशक होता है, कि सहायक उप पुलिस अधीक्षक होता है। इनको हमको छोटे से, जो सबसे छोटे पोस्ट पे हो पहले उसको रखना है, फिर उससे बड़े वाले को रखना है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे वो क्रम से इनको लगाना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में जो हमारा दिया गया है वो हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल यहां भी दिया गया है, हेड कांस्टेबल यहां भी दिया गया है, हेड कांस्टेबल यहां भी दिया गया है। तो ये तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, डी तुरंत हमने कट कर दिया। हेड कांस्टेबल के बाद दोस्तों हमारा इंस्पेक्टर होता है। तो हाँ, इंस्पेक्टर यहां भी दिया गया, इंस्पेक्टर यहां भी दिया गया, इसमें दिया गया पुलिस उप महानिदेशक। तो ये हमारा सी भी गलत हो गया। फिर दोस्तों आपको बता दूं कि हेड कांस्टेबल के ऊपर जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के ऊपर जो हमारा होता है सहायक उप पुलिस अधीक्षक होगा। यानी सहायक उप पुलिस अधीक्षक दिया गया है हमारा, इस पे दिया गया सहायक उप पुलिस अधीक्षक दिया है। और यहाँ पे दिया, फिर बाद में होता है पुलिस उप महानिरीक्षक होता है। तो यानी कि ये हमारा ए भी गलत हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी पोस्ट हेड कांस्टेबल, फिर उससे बड़ा इंस्पेक्टर, उससे बड़ा सहायक उप पुलिस अधीक्षक, फिर उससे बड़ा पुलिस उप महानिदेशक होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, ये पुलिस का पेपर है और पुलिस के पेपर में ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें जान लीजिएगा। तो 43 का हमारा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन और 44 नंबर पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन गुरचरण सिंह सलारिया या सलोरिया, यानी सलारिया लिखा हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा 44 का हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। यानी कि ऑप्शन हमारा 44 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह दोस्तों हमारा वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। वीरता का पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र,
के रूप में दिया जाता है। और इसके ये जो हमारा इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी हमारा 26 जनवरी 1950 को शुरुआत हुआ था। 26 जनवरी 1950 में इसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 बाद 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक नृत्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से, लोक चित्रकला से, प्रसिद्ध मेला से। दोस्तों ये सारे लोक नृत्य से प्रसिद्ध है। तो 45 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। और 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? जेरी पिंटो द्वारा, मार्गरेट एटवुड द्वारा, अमिताभ घोष द्वारा, जोनाथन स्ट्राउड के द्वारा। तो दोस्तों 46 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसके लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई थी। यानी कि ऑप्शन हमारा 46 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 47 नंबर। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2006 में, 2005 में, 2008 में या फिर दोस्तों 2004 में। तो 47 का हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 2008 इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे हमारा जो दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? भारत में नोटबंदी कब हुई? तो ये हुआ है दोस्तों 8 नवंबर 2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी बंद किया था। और इसमें दोस्तों 500 और 1000 रुपए के नोट जो चलन में थे उनको बंद कर दिया गया था। और फिर उसके बाद दोस्तों और एक बात बताऊं आपको कि अभी जो 2016 में नोटबंदी होने के बाद अभी पिछले वर्ष मई 2023 में 2000 रुपए के नोट भी आरबीआई ने इसको भी बंद करके वापस ले लिया है। तो ये बात हो गई। और दोस्तों आपको बता दूं कि आजादी से अब तक में नोटबंदी 2 बार हो चुकी है। एक हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस समय पे, उनके एक शासनकाल पे बंद हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक बार नोट बंद हुआ है। तो ये बातें थी दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे 48 का हमारा एक के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे हम लोग 48 के बाद दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विशाख नायर को, मेजर अमन सिंह को, जीडी बख्शी को या विशाल कुशवाहा को। तो 49 का हमारा जो हो जाएगा 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा विशाख नायर। यानी कि 49 का एक के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 50 नंबर। और 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? यानी कि इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब यह है कि जब नोटबंदी नहीं हुई थी तो उस समय 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? अब दोस्तों 17,800 मिलियन, 17,165 मिलियन, 16,196 मिलियन और 17,000 मिलियन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं कि 17,165 मिलियन जो थे नोटबंदी होने के पहले हमारे 500 रुपए के नोट मार्केट में थे। यानी कि 17,165 मिलियन। अब दोस्तों ये बात हो गई। अब अगर ये तो हमारा 500 नोट की बात कर दी गई, अगर ये 500 नोटों की बात की गई है तो 500 रुपए के नोट कितने थे दोस्तों? यानी कि 17,165 मिलियन थे, मिलियन। अब अगर इसी में 1,000 रुपए के नोटों की बात की जाए दोस्तों तो 1,000 रुपए के नोटों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो उसको जान लीजिएगा दोस्तों, वो थी 6,858 हमारी क्या थे? बिलियन थे। मिलियन नहीं यहाँ पे, अब दोस्तों बिलियन हो जाएगा। बिलियन, बिलियन जो है हमारा मिलियन से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गई इस क्वेश्चन की बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 50 के बाद दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। और 51 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? महमूद गजनवी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को, आराम शाह को। तो दोस्तों 51 का जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको माना जाता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का
पहला सुल्तान माना जाता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। यह गुलाम वंश का प्रथम शासक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये क्या था, गुलाम वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक भी था। ये बात हो गई। और दोस्तों के बारे में जानेंगे, इसने पहले लाहौर को राजधानी बनाया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को पहले राजधानी बनाया था, बाद में इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली को ही अपनी राजधानी बना दिया। तो ये इससे बातें हो गई। आगे देखेंगे यहाँ पे 51 बात दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर हमारा क्वेश्चन पे दिया गया है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। यानी कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है दोस्तों, ये है हमारा हाइग्रोमीटर। यानी कि ऑप्शन हमारा देखा जाएगा तो 52 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 का बी के बाद हमारा यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। दोस्तों नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो वो हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। 53 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 के बाद हम लोग दोस्तों 54 नंबर पे देखेंगे। और 54 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। खजुराहो स्मारक समूह, ये तो हमारा दोस्तों ये मध्य प्रदेश में ही खजुराहो है। और हम्पी स्मारक समूह, या सांची में बौद्ध स्मारक, या भीमबेटका के शैलाश्रय। दोस्तों ये हो जाएगा हम्पी स्मारक समूह। यानी कि 54 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 का यहाँ पे हमारा क्या राइट हो गया दोस्तों, बी इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट हो गया। आगे देखेंगे 55 नंबर। और 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है। दोस्तों मैकमोहन रेखा को, डूरंड रेखा को, रेड क्लिफ रेखा को, या पाक जलडमरू मध्य रेखा को। दोस्तों 55 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे किसकी किसकी बात की गई, भारत और चीन की बात, तो वो हो जाएगा मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैकमोहन रेखा। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे डूरंड रेखा जो होती है, ये दोस्तों डूरंड रेखा ये किनके किनके बीच में है। तो ये दोस्तों डूरंड रेखा हमारी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान है दोस्तों। भारत और यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये हो गया दोस्तों भारत और अफगानिस्तान हो गया। अगर बात की जाए दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रेड क्लिफ रेखा जो है ये किनके किनके बीच है। तो रेड क्लिफ रेखा जो हमारा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है दोस्तों। कहां है, भारत पाकिस्तान। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे अगर हम देखेंगे पाक जल डमरू मध्य, यहां पे जो लिखा पाक, यहां पे जल डमरू मध्य, ये किसके मध्य है दोस्तों, तो ये जो हमारा दोस्तों पाक जल डमरू मध्य है ये हमारा भारत और श्रीलंका के मध्य है। इनको जान लीजिए दोस्तों, ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। तो कहा गया है कि अगर मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो वो भारत और चीन के मध्य है। अगर रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो वो भारत और पाकिस्तान है। और डूरंड रेखा की बात की जाए तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान है। अब पाक जलडमरू मध्य की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। चलिए अगला देखेंगे 55 की बात दोस्तों। यहाँ पे हमारा 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर। यहाँ पे दोस्तों 21 अक्टूबर, यहाँ भी 21 अक्टूबर दो बार दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन के जो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात की गई है तो वो होता है दोस्तों हमारा 31 अक्टूबर। यानी कि 56 का अगर हम देखें तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे 15 अक्टूबर को क्या होता है, तो 15 अक्टूबर को होता है यहाँ पे विश्व छात्र दिवस होता है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे विश्व छात्र दिवस होता है, विश्व छात्र दिवस होता है। और अगर यहाँ पे 21 अक्टूबर की बात की जाए तो पुलिस स्मृति दिवस होता है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे
पुलिस स्मृति दिवस, स्मृति दिवस होता है, पुलिस स्मृति दिवस होता है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 31 अक्टूबर को हमने बताया क्या होता है दोस्तों, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड का संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस का संविधान, कनाडा का संविधान। तो वो हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अवधारणाओं को जो लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 57 का हमारा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 58 नंबर, और 58 नंबर पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यहां पे निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुने। अब पहला कथन हमारा दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, सही कहा रहा है दोस्तों, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। अच्छा, ये बात सही कहा है इसने अभी तक। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें कहा है उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जिसने कहा है कि कोर के, यहाँ पे उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप स्टेप डाउन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये बात गलत कह रहा है। तो यानी कि ये हमारा सेकंड बात जो है गलत हो जाएगी, फर्स्ट बात हमारी सही कह रहा है यहाँ पे। तो ऐसा ऑप्शन हमारा देखा जाए तो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, बी पे मौजूद है। तो 58 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे 58 के बाद दोस्तों 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है? डॉलर है, शिलिंग है, टका है, बिर है। दोस्तों ये इथोपिया की मुद्रा जो है दोस्तों वो बिर है। क्या दोस्तों? बिर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इथोपिया जो दोस्तों है, यहाँ पे हमारा 59 जो है हमारा इपोथिया, यहाँ पे इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ये इथोपिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक क्या है? देश है, जिसकी राजधानी आदिस अबाबा है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? आदिस अबाबा, और इसकी मुद्रा बिर है। यानी कि राजधानी अगर इसकी बात की जाए, राजधानी तो ये आदिस अबाबा, यहां पे हम लिख देते हैं आदिस अबाबा, अबाबा, ये तो राजधानी हो गई। और ये कहां का दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहां पे अगर हम इसको भी लिख देते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दोस्तों। कौन दोस्तों? एक देश है। कौन? ये इथोपिया, और इसकी मुद्रा दोस्तों बिर है, इसकी राजधानी आदिस अबाबा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, और यहां पे दिया गया है कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया? नोएडा, लखनऊ, कानपुर या फिर आगरा? दोस्तों 60 का जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा हमारा सबसे जीडीपी में अधिकतम योगदान 2020 में दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए। आगे देखेंगे यहां पे 61 नंबर, और यहां पे दिया गया है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है, वो दोस्तों ग्रुप ए के कैटेगरी वाले व्यक्तियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे 61 का यहाँ पे हमारा ए राइट हुआ, और 62 नंबर पे आएंगे। 62 नंबर पे दिया गया है कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है, बहरीन है, बुसेस है, बोत्सवाना है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है दोस्तों ब्यूनस आयर्स है, यानी कि 62 का हमारा ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, और 63 में हमारा क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे कहा गया कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? मानवाधिकार समिति ने, सार्वभौमिक अवधि समीक्षा ने, मानवाधिकार परिषद ने, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ने। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मानवाधिकार परिषद ने, यानी कि 63 का हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 64 नंबर, और 64 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? दोस्तों यूके था, कनाडा था, यूएसए था, या फिर दोस्तों फ्रांस था? जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश हमारा फ्रांस था।
कौन सा था दोस्तों? फ्रांस था। और ये कब लागू किया दोस्तों जीएसटी अगर बात की जाए तो फ्रांस ने वर्ष 1954 में लागू किया था। 1954 में ही इन्होंने लागू किया था जीएसटी। कौन? फ्रांस ने। तो देख लीजिए दोस्तों कब, यानी आज से हमारे कितने वर्ष पहले यहाँ पे लागू हो गए। देश आजाद होने के कुछ ही दिनों बाद फ्रांस ने जीएसटी लागू कर दिया था। अपना भारत देश आजाद होने के कुछ समय बाद ही वहां पे लागू हो गया था। और भारत देश में अभी अगर देखा जाए तो 101वां संविधान संशोधन करके 101वां संविधान संशोधन करके क्या किया? जीएसटी लागू किया गया है। और जीएसटी कब लागू हुई दोस्तों? 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुई है, भारत में लागू हुआ है। तो ये बात हो गई दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 64 के बाद दोस्तों लोग यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन और 65 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह थे, या फिर दोस्तों सुखदेव सिंह थे, या जतरा भगत थे, महिपाल जगत राणा थे। दोस्तों सन 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे जतरा भगत थे। यानी कि 65 का हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे 65 के बाद दोस्तों हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन, और 66 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जनवरी 2020 में आसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल ने, बांग्लादेश ने, भूटान ने, या फिर दोस्तों म्यांमार ने। तो 66 का हो जाएगा बी, यानी कि बांग्लादेश के साथ ये समझौता हुआ है और हस्ताक्षर हुआ है। यानी कि 66 का हमारा क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन, और यहां पे दिया गया है कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? 1946 में, 1948 में, 2006 में, या फिर दोस्तों 2017 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि 2006 में इसका मानवाधिकार परिषद का गठन हुआ था। कब? 2006 में। और इसका अगर मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ये मुख्यालय इसका कहां है? तो स्विट्जरलैंड, यहाँ पे स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड दोस्तों कहां है? ये हमारा जेनेवा में है, जेनेवा। यहां पे दोस्तों इसका क्या है? मुख्यालय है। तो ये इससे रिलेटेड जानकारी हो गई। आगे देखेंगे 68 के बाद दोस्तों, वो 68 नंबर। और दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। और 68 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी नहीं है, संस्कृत नहीं है, कश्मीरी नहीं है, या फिर दोस्तों संथाली नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा फारसी जो भाषा है वो हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। कौन सी दोस्तों? फारसी भाषा। 68 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 68 के बाद दोस्तों 69 नंबर, और यहां पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, राजस्व सचिव। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो राजस्व सचिव। 69 का हमारा ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे 70 नंबर, और यहां पे दिया गया है कि नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? कौन सी दोस्तों? नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? दोस्तों चावल की, चाय की, सरसों की, या फिर दोस्तों गेहूं की। तो 70 का हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं की हो जाएगा। अब गेहूं की जो दोस्तों होती है फसल, इसको हम रबी की फसल बोलते हैं। आपको दोस्तों पता है कि अपने भारत देश में 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी और खरीफ और जायद। रबी की फसल में हमारा गेहूं आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे गेहूं हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जाड़ों के मौसम में होता है।
चलिए आगे देखिएगा। और बारिश के मौसम में दोस्तों क्या होता है, हमारा धान वगैरह होता है, और जो ग्रीष्मकालीन में होता है उनको बोलते हैं हम जायद की फसल बोलेंगे, और ये गेहूं वगैरह ठंडी की फसलों को हम रबी की फसल बोलेंगे, और उधर जो बारिश के मौसम में होते हैं उनको हम खरीफ की फसल बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहने का मतलब यह था कि सन 2020 में जून महीने की बात थी, उस समय पे भारत और चीन के बीच सीमा में कुछ तनाव चल रहा था, लड़ाई चल रही थी सीमा के संघर्ष में, सीमा में बॉर्डर पे, यानी कह लीजिए सीमा को आप न समझ पा रहे हो तो बॉर्डर कह लीजिए, चीन और भारत के बीच में क्या था, सन 2020 में जून महीने में बॉर्डर पे आपस में तनातनी चल रही थी। उसी के लिए दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए, यानी उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। कितने चीनी ऐपों को प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों? 59 चीनी एप्लीकेशनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, भारत से बैन कर दिया गया था। तो 71 का हमारा यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो था दोस्तों जून 2020 की कहानी। अगर दोस्तों बात की जाए जुलाई 2020 की कहानी की बात की जाए, जुलाई 2020 में भारत ने और कितने, फिर और बाद में कितने ऐपों को प्रतिबंधित किया था, तो वो था दोस्तों 47 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था भारत ने। ऐप भारत ने प्रतिबंधित किए, भारत ने प्रतिबंधित किया। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के जून 2020 में 59 एप्लीकेशन प्रतिबंधित हुए थे, और जुलाई 2020 में 47 ऐप भारत ने प्रतिबंधित किया था चीन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 के बाद दोस्तों वो 72 नंबर क्वेश्चन, और यहां पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहां पे 72 में जो पहले दो पॉइंट दिए गए हैं, और इन पॉइंटों में देखना है, कहा गया है कि बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। दूसरा देखेंगे, बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही ये भी है। तो यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है, ऐसा ऑप्शन हमारा फर्स्ट पे दिया गया है। तो 72 का हमारा यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर देखेंगे, और 73 नंबर पे दिया गया है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार। तो 73 का दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? 73 का हमारा ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में किया गया है। 73 का ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देखेंगे दोस्तों, 74 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे इस पे कहा गया है कि मानवाधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मानवाधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के 4 साल का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 74 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों हम लोग आज का ये पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों ये आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 75 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है? तो दोस्तों वो हमारे भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो वो है दोस्तों हमारे 5 विद्यालय हैं, यानी कि 75 का अगर देखा जाए तो बी के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये गुप्तचर विद्यालय जो प्रशिक्षण वाले गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं वो भारत के कहां पे है? तो देख लीजिएगा दोस्तों, एक तो विद्यालय हमारा कोलकाता में है। कहां पे है दोस्तों? कोलकाता में है। दूसरा विद्यालय अगर हम देखें तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में है दोस्तों, हैदराबाद हो गया। तीसरा विद्यालय देखें तो ये दोस्तों हमारा चंडीगढ़ में है। दोस्तों कहां है हमारा? चंडीगढ़ हो जाएगा। और चौथा अगर देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जयपुर में है। कहां पे है दोस्तों? जयपुर में होगा। और पांचवा देखें तो ये है हमारा गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में है। तो यानी कि ये हमारे गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय भारत में मौजूद है 5, एक कोलकाता में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, गाजियाबाद में।
होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डर बचा हो तो एक बार क्वेश्चन को या वीडियो को दोबारा से देखिएगा। और फिर भी दोस्तों यदि कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका इन सभी का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।